So, welcome. We are starting the chapter Serially 19th from the book NCERT Biology 11th Standard. See, the chapter is Excretory Products and their Elimination. Two questions routinely are asked on this chapter in your NEET examination. अब देखो, पहले मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा और फिर हम लोग वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे. आप बस कॉन्सेंट्रेट करिए. नो सी, इन आवर बॉडी many kind of metabolic processes are continuously occurring, and these metabolic processes produce some or other kind of waste. As if in our homes, during various household activities, the waste is produced, that is collected in a dustbin, and it is then disposed another day to the municipality workers. तो जैसे आपके हमारे घरों में जो हाउस होल्ड एक्टिविटी होती है, उससे जो कचरा बनता है वो हम लोग डस्टबिन में जमा करते और दूसरे दिन सुबह कचरा गाड़ी वाले को सौंप देते. वैसे हमारे शरीर में भी कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते रहती और इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का वेस्ट बनता है, एंड एलिमिनेशन ऑफ दिस वेस्ट इज ब्रॉडली कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो तुमच्या माझ्या शरीरात ज्या काही मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होतात त्याचं जे वेस्ट बनतं त्याला फेकणे म्हणजे एक्सक्रीशन. तो सर कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे शरीर में बनते, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, नाइट्रोजनस वेस्ट से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ॲटसेट्रा. तो सर तुम्ही सांगितलं की आपल्या बॉडीत ज्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होत असतात त्याचं काही वेस्ट बनते आणि त्याला फेकणे म्हणजे एक्सक्रीशन. आणि हे मेटाबॉलिक वेस्ट असू शकतं कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन. यू नो, it's a metabolic waste produced during breakdown of erythrocytes, that is RBC. Nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid, creatinine, etc. और इन सबको फेंकना माने एक्सक्रीशन करना. तो सर हमारा जो डाइजेस्टिव वेस्ट रहता है उसे भी हम फेंकते हैं, तो क्या उसको भी एक्सक्रीशन कहते? नहीं. इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज नॉट एक्सक्रीशन. म्हणजे न पचलेलं अन्न शीद्वारे आपण जे फेकून देतो ते एक्सक्रीशन नाही. क्यों? क्योंकि एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट दैट हैज़ टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ज्या मेटाबॉलिक वेस्टला फेकण्यासाठी सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करावी लागते त्याला म्हणतात एक्सक्रीशन. तो जैसे CO2, वाटर, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, नाइट्रोजनस वेस्ट, इनको सेल मेम्ब्रेन कभी ना कभी क्रॉस करनी पड़ती, तो दैट इज एक्सक्रीशन. बट अनडाइजेस्टेड फूड को फेंकना माने इजेशन इज नॉट एक्सक्रीशन. बिकॉज हमें पता है कि माउथ is an anterior opening of alimentary canal and anus is the posterior opening. The food from mouth goes to buccal cavity, then goes to pharynx, then goes to esophagus, then goes to stomach, then goes to small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड डाइजेस्ट होता और हमारा ब्लड उसको एब्सॉर्ब कर लेता, और जो नहीं हज़म हुआ उसको
सीकम, असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलॉन, रेक्टम और रेक्टम थ्रू एनस से उसको फेंका जाता। तो एक पाइप के ज़रिए वो फूट जाता है, उसे कोई मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करनी पड़ती, तो इजेशन इज़ नॉट एक्सक्रीशन। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। हमारी थाली में हमें जो फूड परोसा जाता आहे आपल्या थालीत जे आपल्याला जेवण वाढलं जातं उसके कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। म्हणजे कार्बोहाइड्रेट इज चपाती, चावल, पटैटोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। फैट्स, तेल, तूप, दैट इज़ अ फैट। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट और फैट का करेंगे मेटाबॉलिज्म, तो उसका जो वेस्ट बनेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ breakdown of carbohydrate and fat is CO2 and water, and this CO2 and water is eliminated during exhalation or expiration. तो हे जे मेटाबॉलिक वेस्ट असतं कार्बोहायड्रेट आणि फॅट्सचं, हे मेटाबॉलिक वेस्ट आपण फेकतो CO2 आणि वॉटर म्हणून श्वास सोडताना, म्हणजे एक्सपायरेशन करताना। तो सर अब एक बात समझ में आई कि जब भी संसार में कोई प्राणी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स खाएगा तो उसका मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा CO2 वाटर, और उसे फेंकने के लिए हमें कुछ श्रम करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से हम लोग सांस के साथ उसको फेंक देते। द एयर दैट इज़ respired through the nose contain carbon dioxide and water vapor. Now see, I said carbohydrates plus fat produces CO2 and H2O as a metabolic waste, and that is expired through nose. No special efforts and no separate system is required. पर भाई हमारी थाली में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं थे, साथ में इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट इज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। तो जब भी हम प्रोटीन खाएंगे आफ्टर डाइजेशन इट प्रोड्यूसेस अमीनो ॲसिड्स। म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की कार्बोहायड्रेट म्हणजे चपाती, भात आणि आलू किंवा मग तेल तूप खाल्लं की आपल्या शरीरात वेस्ट बनते CO2 आणि वॉटर, ते आपण नाकावाटे फेकून देतो, त्याला स्पेशल प्रयत्न करण्याची गरज नाही, स्पेशल सिस्टम लागत नाही। पण जेव्हा जेव्हा तुम्ही आम्ही प्रोटीन खाऊ ते पचल्यावर बनतात अमिनो ॲसिड्स। अमिनो ॲसिड्स दोन प्रकारचे असतात, ॲसेन्शियल अँड नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है ऐसे अमीनो एसिड जिसे हम बना सकते, हमारे अंदर वो बनते हैं। और एसेंशियल अमीनो एसिड माने ऐसे अमीनो एसिड जो हम लोग डाइटरी प्रोटीन से प्राप्त करते हैं, बाहर से प्राप्त करते, हम उनको नहीं बना सकते। तो सर मला समजलं की प्रोटीन खाल्लं आणि ते पचलं की बनतात ॲमिनो ॲसिड्स। ॲमिनो ॲसिड्स दोन प्रकारचे असतात, जे आपण बनवूच नाही शकत ते एसेन्शियल, जे आपण बनवू शकतो ते असतात नॉन एसेंशियल। मग जे नॉन एसेंशियल अमीनो ॲसिड आहे उनको लीवर में ले जाया जाता। जे नॉन एसेंशियल अमीनो ॲसिड्स आहे ते लिव्हरला जातात, वहाँ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से छीन लिया जाता NH2 ग्रुप, दैट इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। सो लीवर में होता
डीअमाइनेशन, उससे हमारे लीवर में बनता नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एट्सेट्रा. तो when someone consumes the protein, after digestion it produces amino acids. Amino acids may be essential and non-essential. Whatever non-essential amino acids are produced, they are taken to liver where they are subjected to deamination that produces the nitrogenous waste. So remember कि broken down product of protein is nitrogenous waste. So I am putting it here again कि when you consume carbohydrate and fat, you are going to produce CO2 and water as a metabolic waste. But whenever we consume protein, the metabolic waste of protein digestion and catabolism is nitrogenous waste. It may be ammonia, urea, uric acid. सो आत्ता काय समजलं सर, आपण जेवणामध्ये कार्बोहायड्रेट आणि फॅट खाल्ले तर CO2 वॉटर मेटाबॉलिक वेस्ट बनतं, ते आपण नाकावाटे फेकतो. आपण रोज प्रोटीन खातो आणि प्रोटीनचं जर झालं मेटाबॉलिझम तर त्याचं वेस्ट जे बनतं दैट इज नाइट्रोजिनस वेस्ट, और इसे हम नाक से नहीं फेंक सकते. और इसीलिए इस नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसे फेंकने को कहते हैं एक्सक्रीशन. एंड ये है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स. सो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. अब ज़रा ध्यान दीजिए, हम लोग एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बनाएंगे. सो एक्सक्रीशन इज सेपरेशन, देन कलेक्शन, देन elimination of nitrogenous waste along with excess salt and water outside body is called excretion. तो एक्सक्रीशन का मतलब पहले तो करना पड़ेगा सेपरेशन, फिर एक जगह करना पड़ेगा कलेक्शन, फिर एक साथ करना पड़ेगा एलिमिनेशन. किस चीज़ का? नाइट्रोजिनस वेस्ट का. सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं, साथ में एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर आउटसाइड द बॉडी. तो सर तुम्ही असं म्हटलं की नायट्रोजिनस वेस्टचं आधी करावं लागतं सेपरेशन, एका जागी कलेक्शन, एक साथ इलिमिनेशन, आणि त्या वेस्टसोबत एक्सेस म्हणजे जास्तीचे सॉल्ट आणि जास्तीचं वॉटर फेकणे म्हणजे करणे एक्सक्रीशन इन पर्टिकुलर. अब यहाँ पहला सवाल है कि सर एक्सक्रीशन माने अगर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, एक्सक्रीशन म्हणजे नायट्रोजिनस वेस्ट शरीरातून फेकणे, तर नायट्रोजिनस वेस्ट आलं कुठून? मग तेच तर मी सांगत होतो कि हम लोग रोज प्रोटीन खाते, जैसे कि दाल, मटकी, वाटाणा आणि मटर. और प्रोटीन हजम होने के बाद भैया बनेंगे अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड में से जो भी होंगे नॉन एसेंशियल, उनको लीवर में ले जाया जाता, वहाँ उनका होता डीअमीनेशन, और डीअमीनेशन से बनते हमारे अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट, और वो बनते अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एट्सेट्रा. तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट ब्लड में हो जाता मिक्स. म्हणजे सर
आपण समजा वरण खाल्लं तर पचल्यावर अमिनो ॲसिड बनतील, मग त्याच्यात जे नॉन एसेन्शियल असतील ते लिव्हरमध्ये जातील, मग लिव्हरमध्ये त्यांचं डिअमिनेशन होईल, मग नायट्रोजिनस वेस्ट बनेल लिव्हरमध्ये, जसं की अमोनिया, युरिया, युरिक ॲसिड. मग ते नायट्रोजिनस वेस्ट ब्लडमध्ये मिक्स होऊन जातं, म्हणजे आपलं ब्लड खराब होऊन जातं. सो दैट नाइट्रोजिनस वेस्ट गेट मिक्स्ड विथ ब्लड. तो अब हमारे ब्लड में मिक्स हो गया गंदगी, नाइट्रोजिनस वेस्ट. तो फिर हमारी जो है पेयर ऑफ किडनी, वो किडनी करती है ब्लड में से नाइट्रोजिनस वेस्ट का सेपरेशन. म्हणजे किडनीच्या आतमध्ये जे 1 मिलियन नेफ्रॉन असतात, 10 लाख, तो प्रत्येक नेफ्रॉन ब्लडचं फिल्ट्रेशन करते आणि सेपरेट करते नाइट्रोजिनस वेस्ट. और फिर यूरेटर्स उस वेस्ट को ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे ले आते. तो पहले किया सेपरेशन फ्रॉम द ब्लड, फिर हमारे ब्लैडर में वो कलेक्ट होता, फिर हुआ कलेक्शन, और फिर एक साथ किया यूरेथ्रा से एलिमिनेशन. इसीलिए सेपरेशन, कलेक्शन, एलिमिनेशन. सेपरेशन बाय किडनी, कलेक्शन बाय युरिनरी ब्लॅडर, एलिमिनेशन थ्रू युरेथ्रा. कशाचं? नायट्रोजिनस वेस्ट along with excess salt and water outside the body. So when the nitrogenous waste in a liver got mixed with the blood, the kidneys separate the nitrogenous waste from the blood with the help of 1 million nephron. That nitrogenous waste drop by drop is brought by ureter and it is collected in urinary bladder. And then urethra that opens to outside the body, it eliminates outside. This is what is excretion. What are the excretory products? So it is ammonia, urea, uric acid, creatinine, CO2, H2O, bile pigments, that is bilirubin, biliverdin, etc. तो अब मुझे लगता कि ये बात स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई. अब थोड़ा आगे चलते. ऑल एनिमल्स कंज्यूम प्रोटीन. एसेंशियली दे विल प्रोड्यूस नाइट्रोजिनस वेस्ट. देन यदि सारे प्राणी प्रोटीन खाते हैं तो सभी में बनेगा नाइट्रोजिनस वेस्ट. So despite of the food habit, the components of the food remain same. Say for example, cow that consume the grass and tiger that consume the meat. But after all, though their food habits are different, the component remains same: carbohydrate, protein and fat. So animals consume protein and catabolism of protein will produce the nitrogenous waste. तो सर आता मला समजलं की खाण्याचे पदार्थ वेगवेगळे असू शकतात, पण त्याचे कंपोनंट बदलत नाही, आणि म्हणून सर्व प्राणी जर प्रोटीन खातीलच तर सगळ्यांच्या शरीरात बनेल नाइट्रोजिनस वेस्ट. और सभी के अंदर जो बनेगा नाइट्रोजिनस वेस्ट, उसका सभी करेंगे इलिमिनेशन. सर्वांच्या शरीरात नाइट्रोजिनस वेस्ट बनेल, त्याचं सगळेच करतील एक्सक्रीशन. बस अब ध्यान दो कि सारे प्राणी अगर प्रोटीन खाते, सभी के अंदर प्रोटीन का कैटाबोलिज्म होकर नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता, सभी को उसे फेंकना पड़ता, माने करना पड़ता एक्सक्रीशन. वो करने के तरीके सबके अलग अलग है. यू मीन द मोड्स ऑफ excretion are different. नायट्रोजिनस वेस्ट फेकणे म्हणजे एक्सक्रीशन, त्याचे मोड्स म्हणजे मार्ग, ढंग, पद्धत, तरीका, प्रकार, सगळ्यांचे प्रकार वेगळे आहे. तो सर ये अलग अलग प्रकार कौन से है? तो
तो elimination of nitrogenous waste in form of ammonia is ammonotelism. So elimination of nitrogenous waste in form of ammonia is called ammonotelism, and animals are called ammonotelic. अच्छा, म्हणजे जे ॲनिमल नायट्रोजिनस वेस्ट अमोनियाच्या फॉर्ममध्ये फेकतील त्याला म्हणतात अमोनोटेलिझम, त्या मोडला, आणि तशा प्राण्यांना म्हणायचं अमोनोटेलिक. कुछ प्राणी नाइट्रोजिनस वेस्ट को फेंकते इन फॉर्म ऑफ यूरिया, दैट इज यूरेओटेलिज्म. सो मोड ऑफ एक्सक्रीशन in which nitrogenous waste is eliminated as urea is यूरियोटेलिज्म. ये दूसरा तरीका, और उन प्राणियों को कहते हैं यूरेओटेलिक एनिमल्स. तो कोणी अमोनियाच्या फॉर्ममध्ये फेकते, कोणी युरियाच्या फॉर्ममध्ये फेकते, कोणी युरिक ॲसिडच्या फॉर्ममध्ये फेकते. सो युरिक ॲसिड. सो the mode of excretion in which nitrogenous waste is removed in form of uric acid is called urecotelism, and such animals are called urecotelic. तो कोई नाइट्रोजिनस वेस्ट को फेंकता इन फॉर्म ऑफ ग्वानिन, म्हणजे कोणी अमोनियाच्या फॉर्ममध्ये, कोणी युरियाच्या फॉर्ममध्ये, कोणी युरिक ॲसिडच्या फॉर्ममध्ये, कोणी ग्वानिनच्या फॉर्ममध्ये. एंड जो ग्वानिन के फॉर्म में फेंकते उस तरीके को बोलते ग्वानोटेलिज्म, एंड द एनिमल्स आर ग्वानोटेलिक. तो सर ग्वानोटेलिज्म कौन करता या कौन है ग्वानोटेलिक? रिमेंबर, 8 पैर वाले, दैट इज 4 पेयर ऑफ लेग्स जिनको है, ऐसे अरैक्निड्स. 8 पाय वाले म्हणजे 4 पेयर ऑफ द लेग्स वाले. मग ते कोण आहे? स्पाइडर. हमारे घरों में जो मकड़ी होती है, जो जाल बुनती है, वो स्पाइडर. स्कॉर्पियन माने बिच्छू. आल्सो पेंगुइन. तो ये है मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन. So how many modes of excretion we have seen? So it is ammonotelism, ureotelism, urecotelism, and the animals are called ammonotelic, ureotelic, urecotelic. सर एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? सभी के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है, तो सभी उसको अलग अलग रूप में क्यों फेंकते? तो देखो, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड हैबिटॅट. म्हणजे नायट्रोजिनस वेस्ट कोणत्या फॉर्ममध्ये फेकल्या जाईल हे डिपेंड करतं की त्या प्राण्यांकडे किती पाणी उपलब्ध आहे आणि ते राहतात कुठं. यू मीन द मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन आर गवर्न्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर विथ दॅट ॲनिमल अँड द हॅबिटॅट विच इट ऑक्युपाइज. येस. क्यों? सुनो. अमोनिया is highly soluble in water, and its elimination require huge quantity of water. For 1 gram ammonia, 300 to 500 ml water is required. तो 1 ग्राम अमोनिया फेंकने को 300 से 500 ml पानी की ज़रूरत है. मतलब 10 ग्राम अगर अमोनिया बनता है तो 3000 से 5000 ml पानी चाहिए, माने 3 से 5 लीटर. इतना अधिक पानी तो सिर्फ एक्वाटिक एनिमल्स के पास हो सकता, और इसीलिए एक्वाटिक एनिमल्स अपनाते ये तरीका कॉल्ड अमोनोटेलिज्म. अब
जो ज़मीन पे रहने वाले हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डोंट हैव दैट अबंडेंस ऑफ वाटर। इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा पदार्थ बनाए जिसे फेंकने को पानी कम लगे। सो द टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव नॉट available that abundance of water, so they thought let us produce a nitrogenous waste whose elimination will require a little amount of water, and hence they convert the ammonia into urea by ornithine cycle in their liver। तो सर आपने कहा कि जिनके पास पानी थोड़ा कम है, जो ज़मीन पे रहते, वो अमोनिया तो नहीं फेंक सकते, उसे फेंकने पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो अपने लीवर में अमोनिया से बनाते यूरिया। उसके लिए उन्हें करना पड़ता ऑर्निथाइन साइकिल। सो ऑर्निथाइन साइकिल अकर्स इन लीवर। सो 2 moles ऑफ अमोनिया, 1 mole of CO2, 3 ATP are used. It produces CONH2 by 2 plus H2O. तो दिस इज युरिया। म्हणजे 2 अमोनियाचे मोल, 1 CO2, 3 ATP खर्च केले आणि बनला CONH2/2 म्हणजे युरिया, आणि पाणी शिल्लक राहिलं। तो ये ऑर्निथाइन साइकिल होता है लीवर में बनाने को यूरिया। तो सर फिर यूरिया फेंकने को पानी कितना चाहिए? सो फॉर एलिमिनेशन ऑफ 1 ग्राम यूरिया इट टेक्स 50 ml ओनली। तो 10 ग्राम अगर यूरिया बनता है तो 500 ml केवल, माने आधा लीटर, और उतना पानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास है। तो उनका तरीका है युरियोटेलिझम, म्हणजे ज्यांच्याकडे मुबलक पाणी आहे, जे पाण्यात राहतात, वन हू हॅज अबंडन्स ऑफ वॉटर अवेलेबल and one who is aquatic, they follow ammonotelism. One who are terrestrial, they have moderate quantity of water, so they are adapting युरियोटेलिझम। म्हणजे ज्यांच्याकडे पाणी थोडं आहे ते युरियोटेलिझम करतील। और जो डेजर्ट एनिमल्स है, या वन हैज़ टू कंजर्व द वाटर, माने जो रेगिस्तान जैसी परिस्थिति में रहते जिनको पानी बचाना आवश्यक है, वो कहेंगे कि हम अमोनिया फेंकने के लिए तो ढेर सारा पानी चाहिए, उतना तो हो ही नहीं। यूरिया फेंकने को भी मॉडरेट क्वांटिटी चाहिए, उतना भी है नहीं। तो चलो ऐसी चीज़ बनाएं जिसे फेंकने पानी लगे ही ना, या लगे तो नहीं के बराबर। म्हणजे अमोनिया फेकायला खूप पाणी लागतं, युरिया फेकायला थोडं लागतं, पण जर पाणीच नाही आहे आणि पाणी वाचवायचं आहे, तर मग चला असा पदार्थ बनवूया ज्याला फेकायला पाणीच नाही लागलं पाहिजे, किंवा लागलं पाहिजे तर अगदी कमी, आणि असा पदार्थ असू शकतो जो पाण्यात इनसोल्युबल आहे, दॅट इज युरिक ॲसिड। सो रिमेंबर, वन हू हॅज टू कन्झर्व वॉटर, दे अंडरगो यूरियोटेलिझम या यूरिकोटेलिझम। तो सर यूरिक एसिड एलिमिनेशन को कितना पानी चाहिए? सो रिमेंबर, 1 ग्राम यूरिक एसिड एलिमिनेशन टेक्स ओनली 10 ml। सो अगर 10 ग्राम शरीर में बनता है उनके तो हार्डली 100 ml, एंड दे कैन अफोर्ड दैट। तो मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन आर गवर्न्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड हैबिटेट। सो हमने 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन देखे। Number 1, ammonotelism. So ammonotelism is a mode of excretion, nitrogenous waste फेंकने का तरीका, in which nitrogenous waste is eliminated in form of ammonia. Such animals are called ammonotelic. Ammonia is highly soluble in water. Ammonia is highly soluble in water. Its elimination require huge quantity of water. So अमोनोटेलिज्म माने ऐसा मोड ऑफ एक्सक्रीशन जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट फेंका जाता है इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। ऐसे प्राणियों को कहते अमोनोटेलिक।
अमोनिया पानी में है हाईली सोल्यूबल, इसीलिए उसे फेंकने चाहिए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। कितना चाहिए? 300 to 500 ml पर ग्राम। तो इतना ज़्यादा पानी किसके पास उपलब्ध है? एक्वाटिक एनिमल्स के पास। और हेंस एक्वाटिक एनिमल्स अडॉप्ट दिस मोड ऑफ एक्सक्रीशन कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, मतलब ये नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उसे स्टोर नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। बनते ही उसको फेंक देना पड़ता। कैसे फेंकेंगे उसको वो प्राणी? सर अमोनिया तो है हाईली सोल्यूबल, तो पानी में उसको डिजॉल्व करके इट इज एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी, दैट इज स्किन। सो गिल्स या स्किन इन मेम्ब्रेन से उसको डिफ्यूजन से फेंका जाता है। सो किडनी प्ले नो रोल। म्हणजे नायट्रोजिनस वेस्ट जर अमोनिया असेल तर ते डिफ्युजननं स्किन फेकून देते, तो किडनीचा रोलच नाही, म्हणजे लिटिल रोल। अब ऐसा करते कौन है अमोनोटेलिज्म? तो अब ध्यान रहे एग्जाम्पल, आपको नीट में एग्जाम्पल पूछते, देखो ऑल एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट। मैंने इनवर्टिब्रेट नहीं कहा, मैंने कहा ऐसे इनवर्टिब्रेट जो है एक्वाटिक। देन बोनी फिशेस, दैट इज फ्रेश वॉटर फिशेस, गोड्या पाण्यातील मासे। देन टॅडपोल ऑफ एम्फिबियन, टॅडपोल ऑफ एम्फिबियन। तो सर ऑल एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट, बोनी म्हणजे फ्रेश वॉटर फिशेस, टॅडपोल स्टेजेस ऑफ एम्फिबियन म्हणजे यंग वन ऑफ एम्फिबियन लाईक यंग वन ऑफ फ्रॉग। देन लार्वा ऑफ सम इंसेक्ट, जो पानी में लार्वा रहती वो, ये करते अमोनोटेलिज्म। तो आता काय समजलं? सर अमोनोटेलिज्म नाइट्रोजिनस वेस्ट फेंकने का ऐसा तरीका है जिसमें वेस्ट को फेंका जाता है इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। ऐसे प्राणियों को अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनिया पानी में हाईली सोल्यूबल है, उसे फेंकने को ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए। 1 ग्राम के लिए 300 से 500 ml। ऐसा सिर्फ एक्वाटिक एनिमल कर सकते। अमोनिया तो है हाईली टॉक्सिक, सो इसीलिए उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, बनते ही डिफ्यूजन से उसको फेंका जाता। यहाँ किडनी का रोल ही नहीं है। और एग्जाम्पल है एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट, बोनी फिशेस और फ्रेश वाटर फिशेस, टैडपोल स्टेज ऑफ एम्फिबियन, लार्वा ऑफ सम इंसेक्ट। तो चलो अब हम सीखते हैं दूसरा तरीका। यूरेओटेलिज्म। तो देखो, यूरियोटेलिज्म is a mode of excretion in which nitrogenous waste is removed in form of urea. Such animals are called ureotelic animals. Urea is moderately soluble in water, so its elimination require moderate quantity of water, ना ज़्यादा ना कम। कितना चाहिए? 50 ml वाटर पर ग्राम यूरिया। तो ये तरीका किसको पूरेगा? तो सर टेरेस्ट्रियल मैमल्स, तो ज़मीन पे रहने वाले सस्तन प्राणी, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा, जिराफ, हाथी, घोड़ा, इंसान, बंदर, ये सभी वो करते हैं यूरियोटेलिज्म।
और इसीलिए वो सभी है यूरियोटेलिक. देन यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया and hence it can be stored for some time. and ये यूरिया जो है वो बनता कैसे है? तो इन लीवर by ornithine cycle 2 moles of ammonia plus 1 CO2 along with 3 ATP वो बनता है और उसको लीवर में यूरिया बनता है और फेंकता कौन है? किडनी. ये नीट क्वेश्चन है. इन ह्यूमन द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट इज यूरिया. इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिव्हर. यूरिया कुठे बनतो? लिव्हरमध्ये. आणि त्याचं एलिमिनेशन कोण करते? किडनी. म्हणजे किडनी प्ले सिग्निफिकंट रोल. नाउ एग्जाम्पल्स देखो. कार्टिलॅजिनस फिश माने मरीन वॉटर फिशेस, खाऱ्या पाण्यातले मासळ्या. दूसरा एडल्ट एम्फिबियन जैसे फ्रॉग. ऑल मैमल्स including camel, man, whale, seal, etc. तो सर सगळे मॅमल म्हटलं ना तुम्ही, मग व्हेल सील कशाला? बघा कन्फ्युजन नाही झालं पाहिजे. व्हेल आणि सील हे मॅमल कुठे राहतात? पाण्यात. तरी ते आपल्यासारखं यूरियोटेलिक आहेत. आणि कॅमल कुठे राहतो? डेझर्टमध्ये. तरी तो यूरियोटेलिक आहे. तो ये दूसरा मोड आहे. तो आता यूरियोटेलिझमबद्दल काय समजलं? तो सर आता समजलं. यूरियोटेलिझम असा मोड ऑफ एक्सक्रिशन आहे ज्याच्यात नायट्रोजिनस वेस्टला यूरियाच्या फॉर्ममध्ये फेकले जाते. अशा प्राण्यांना यूरियोटेलिक म्हणतात. यूरिया मॉडरेटली सोल्युबल आहे. त्याला फेकायला मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वॉटर लागतं. म्हणजे ना जास्त ना कमी. 50 ml पाणी 1 ग्रामला लागतं. असं कोण करतं? टेरेस्ट्रियल मॅमल. यूरिया हा लेस टॉक्सिक आहे म्हणून तो बॉडीत आपण स्टोअर करू शकतो काही काळ. यूरिया बनतो लिव्हरमध्ये बाय ऑर्निथाईन सायकल. 2 अमोनिया 1 CO2 आणि 3 ATP पासून. याचं इलिमिनेशन कोण करते? किडनी. एक्झाम्पल कार्टिलॅजिनस फिशेस म्हणजे खाऱ्या पाण्यातील मासे. अडल्ट फ्रॉग सगळे मॅमल इंक्लूडिंग कैमल, मैन, व्हेल एंड सील. अब जो तीसरा तरीका है दैट इज यूरिकोटेलिज्म. So यूरिकोटेलिज्म. So यूरिकोटेलिज्म इज अ मोड ऑफ एक्सक्रीशन. नाइट्रोजिनस वेस्ट फेंकने का एक तरीका. in which nitrogenous waste is removed in form of uric acid. Such animals are called uricotelic animals. Uric acid is insoluble in water. Its elimination require no water or negligible quantity of water. सो कितना पानी चाहिए? ओनली 10 ml पर ग्राम यूरिक एसिड. और ये तरीका जिसमें पानी बहुत कम लगता है, ये किसको पूरेगा? डेजर्ट एनिमल्स को और जिनको पानी बचाना है, जैसे कि डेजर्ट लिजार्ड, कांगारू रैट, तो इनको ये पूरेगा. नेक्स्ट, and it is least toxic. Remember, ammonia is highly toxic and uric acid is least toxic. Then अगर वो least toxic है तो can be stored for long time and ये अगेन किडनी की मदद से फेंका जाता. पर सर यूरिक ॲसिड कसं बनते? तो सुनो.
ammonia is converted into urea and urea is converted into uric acid by ionocinic acid pathway. आयोनोसिनिक एसिड पाथवे, ध्यान में रखो, यूरिया लीवर में बनता है ऑर्निथाइन साइकिल से, यूरिक एसिड लीवर में बनता है आइनोसिनिक एसिड पाथवे से। तो सर इनको तो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी, बिल्कुल बराबर, बट उन्होंने वाटर किया कंजर्व। अब इसको फेंका कैसे जाता, अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में पूछते। सो अमोनिया डिफ्यूजन से फेंका जाता पानी के साथ, यूरिया पानी के साथ पेशाब के जरिए फेंका जाता, यूरिक एसिड इज रिमूव्ड एज अ पैलेट म्हणजे रव्यासारखे दाणे मतलब क्रिस्टल्स, और इन फॉर्म ऑफ अ पेस्ट। ये नीट में पूछते हैं, विच नाइट्रोजनस वेस्ट इज एलिमिनेटेड इन फॉर्म ऑफ अ सेमी सॉलिड पेस्ट, तो इट इज यूरिक एसिड एज वेल एज ग्वानिन। नाउ कौन करता है यूरिकोटेलिज्म, तो देखो अब पक्का करो, इन्सेक्ट्स यूरिकोटेलिक आहे, म्हणजे त्यांची सू कशी असते, पॅलेट किंवा क्रिस्टल्स असते। बर्ड्स पक्षी, त्यांची सू कशी असते, पेस्ट असते। आणि इन्सेक्ट्स, पेस्ट, बर्ड्स आणि लँड रेप्टाइल्स, जमिनीवरचे सरपटणारे प्राणी जैसे की स्नेक, लिझार्ड, कैलोटस, सारे बर्ड्स, सारे इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच एंड लैंड स्नेल म्हणजे गोगलगाय। तो अब हम लोग देखेंगे यूरिकोटेलिज्म। तो चेक, यूरिकोटेलिज्म इज अ मोड ऑफ एक्सक्रीशन, याच्यात नाइट्रोजनस वेस्ट को फेंका जाता है इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ऐसे प्राणियों को बोलते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड है पानी में इनसोल्यूबल, उसे फेंकने पानी नहीं चाहिए या नहीं के बराबर, 1 ग्राम के लिए 10 ml। ये कौन अपनाएगा तरीका, डेजर्ट एनिमल या जिनको वाटर करना है कंजर्व। यूरिक एसिड इज़ लीस्ट टॉक्सिक, मतलब इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। किडनी के ज़रिए वो फेंका जाता है इन फॉर्म ऑफ पेस्ट, क्रिस्टल्स और पैलेट्स, और ऐसा करने वाले हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल। अब एक और तरीका हमने देखा था एडिशनली, एंड दैट इज guanotelism. So it's a mode of excretion in which nitrogenous waste is eliminated in form of guanine. Such animals are called guanotelic. It is eliminated in form of a semi-solid paste. And example is the arachnid म्हणजे 8 पैर वाले, like spider, scorpion, and the bird like पेंगुइन। अब देखो, मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बताता कि भले ही ह्यूमन का मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट है यूरिया, वी आर यूरियोटेलिक, बट हमारे शरीर में थोड़ा सा बनता है यूरिक एसिड ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब खाने के साथ डीएनए आरएनए जो हमारे अंदर जाएंगे, हम लोग जो सब्जियां वगैरह खाते हैं तो उनमें सेल्स होती है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए। तो न्यूक्लिक एसिड का हम लोग जब ब्रेक डाउन करते हैं तो बनता है यूरिक एसिड, और डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म की वजह से अगर यूरिक एसिड स्टोर हुआ तो गाउट नाम का एक आर्थरायटिस होता। म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की जे काही आपण ॲनिमल फूड घेतो किंवा व्हेजिटेबल्स घेतो तर त्याच्यात सेल्समध्ये न्यूक्लिक ॲसिड असतं, आणि न्यूक्लिक ॲसिडचं मेटाबॉलिक वेस्ट आपण बनवतो यूरिक ॲसिड, आणि ते जर जास्त बनलं तर एक प्रकारचा संधिवात होतो, त्याला म्हणतात गाउट। तो अब मैंने आपको अच्छे से
सारे मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन बताए और ध्यान में रखना है एग्जाम्पल। ये टॉपिक इजी है, बस आप पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। ध्यान दो। Excretory products and their elimination. Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, CO2, water, ions like Na positive, K positive, Cl negative, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. तो animals accumulate ammonia, urea, uric acid, CO2, water, ions, sulfates, phosphate either by metabolic activities or by their means of excess ingestion. सर्व प्राण्यांच्या शरीरात अमोनिया, युरिया, युरिक ॲसिड, CO2, वॉटर, आयन, सल्फेट, फॉस्फेट जमा होतात एक तर मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीचं वेस्ट म्हणून, नाहीतर एक्स्ट्रा खाल्ल्यामुळं, जास्ती जेवण केल्यामुळं. दीज सबस्टन्सेस हॅव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली. ये सारी चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा, एक तो पूरी तरह से या थोड़े बहुत. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस. प्रस्तुत चैप्टर में आप सीखोगे इन चीज़ों को फेंकने के तरीके. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस. या चॅप्टरमध्ये आपण शिकणार आहे की हे पदार्थ कसे फेकल्या जातात. कोणते? अमोनिया, युरिया, युरिक ॲसिड, CO2, वॉटर, आयन, सल्फेट, फॉस्फेट. सो इन दिस चॅप्टर यू विल लर्न mechanism of elimination of this substance with a special emphasis on common nitrogenous waste. Common nitrogenous waste कोणते असतात? अमोनिया, युरिया, uric acid are major form of nitrogenous waste excreted by animals. जो अमोनिया फेंकेगा वो अमोनोटेलिक, जो यूरिया फेंकेगा वो यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड फेंकेगा वो एनिमल यूरिकोटेलिक. अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म. सो हमने पहले ही बताया इट इज हाईली टॉक्सिक एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स elimination, whereas uric acid is least toxic and can be removed with minimum loss of water. तो अमोनिया हा खूप टॉक्सिक आहे आणि त्याला फेकायला भरपूर पाणी लागतं. या उलट युरिक ॲसिड सगळ्यात कमी टॉक्सिक आहे, त्याला फेकायला कमीत कमी पाणी लागते. अब मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, तो ध्यान दीजिए. The process of excreting ammonia is ammonotelism. Up example underline bony fishes, that is freshwater fishes. Aquatic amphibian, पानी में रहने वाले amphibian. Aquatic insect are ammonotelic in nature. तो ये हमारी अंडरलाइन हो गई. Bony fishes, aquatic amphibian, aquatic insect are ammonotelic in nature. Ammonia, as it is readily soluble, highly soluble, is generally excreted by diffusion across body surface or through gill surface in fish as ammonium ion.
दॅट इज NH4 पॉझिटिव्ह. तो अमोनिया पाण्यात डिझॉल्व्ह होतो आणि त्याला किडनी काही फेकत नाही. त्याचं पूर्ण शरीर बॉडी सरफेस करून टाकतो डिफ्यूजन, नाही तर गिल्समधून जातो, जैसे की फिश में, किस रूप में, अमोनियाकल आयन्स. किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स एलिमिनेशन. किडनी का उसमें एलिमिनेशन में अधिक रोल नहीं है. अब दूसरा तरीका, यूरियोटेलिझम. टेरेस्ट्रियल एडॅप्टेशन, जमिनीवर राहण्यासाठी नेसेसिटेटेड प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट. तो ज़मीन पर रहने के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि ऐसा नाइट्रोजिनस वेस्ट बनाएं जो कम टॉक्सिक हो. क्यों? क्योंकि फिर उसको बनते ही फेंकना ना पड़े. ज़मीन पर रहने वाले पानी में थोड़ी रहते की वो 24 घंटे करेंगे एक्सक्रीशन. तो जमिनीवर राहण्यासाठी आवश्यक होतं की असं नायट्रोजिनस वेस्ट बनवावं जे स्टोअर करता आलं पाहिजे, लाईक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर. तो देखो ये अंडरलाइन है आपकी, वाटर कंजर्वेशन करना है तो यूरिया यूरिक एसिड. मैमल्स, सर्व सस्तन प्राणी, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फिबियन जैसे कि फ्रॉग, मराइन फिशेस दैट इज कार्टिलेजिनस फिशेस एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल. ये हमारी अंडरलाइन है. सो मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फिबियन, मरीन फिशेस excrete यूरिया, दे आर यूरियोटेलिक एनिमल. अब कैसे बना यूरिया? सो अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया in liver of this animal by ornithine cycle. It is mixed into blood which is filtered and excreted by pair of kidney. Some urea may be retained in kidney of some of these animal to maintain desired osmolarity. तो जैसे कि कार्टिलेजिनस फिश खारे पानी में रहता, खारा पानी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसको अपने आप को भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. तो अमोनिया तो स्टोर रहता नहीं, तो वो यूरिया उसमें स्टोर करता शरीर में. सो ammonia produced by metabolism is converted into urea in liver of this animal by ornithine cycle, then mixed with the blood and filtered out and excreted by kidney. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animal to maintain desired osmolarity. अब तीसरा तरीका देखो, that is यूरिकोटेलिज्म. Reptiles, birds, land snail, insect. Reptile, bird, land snail, insect excrete nitrogenous waste as uric acid in form of pellet, माने रवे के जैसे बारीक दाने, और सेमी सॉलिड पेस्ट with minimum loss of water and they are called यूरिकोटेलिक एनिमल. तो ये हमारी अंडरलाइन हो गई एग्जाम्पल. रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल, insect are uricoteric and uric acid is produced in liver by ionocinic acid pathway. अब देखो यहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स बताए, मैं आपको ब्रीफ में बताता. जैसे इन केस ऑफ प्लाटी हेलमेंथिस दैट इज फ्लैटवर्म,
चप्टेक्रोमी, फॉर एग्जाम्पल प्लानेरिया, टीनिया और फैसियोला। तो प्लाटीहेलमिंथिस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो रहता दैट इज फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। सो इन प्लाटीहेलमिंथिस फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। In annelids, that is earthworm, it is nephridia, singular nephridium. In case of arthropoda, means insects, it is Malpighian tubules. And invertebrates like Pisces, amphibian, reptiles and birds, it is kidney. तो ये आपको मैच द पेयर में पूछ सकते। सो प्लाटीहेलमिंथिस फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया, एनेलिड्स नेफ्रिडिया, आर्थ्रोपोड्स मालपिगियन ट्यूब्यूल, वर्टिब्रेट्स में किडनी। तो ये है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। सुनो, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। माने प्राणी सृष्टि की अगर बात करें तो सभी में सरीखे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स, whereas in vertebrates they have complex tubular organ called kidney। तो इन्वर्टिब्रेट्स में एक सिंपल सी ट्यूब्स ही कर लेती है एक्सक्रीशन, पर वर्टिब्रेट जो है उसमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन जैसे किडनी होती है। सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लाटीहेलमिंथिस। ये आपकी अंडरलाइन होनी चाहिए। फ्लैटवर्म लाइक प्लानेरिया, आल्सो इन रोटिफर, सम एनालिड एंड सेफेलोकॉर्डेट लाइक एम्फियोक्सस। Protonephridia or flame cell are concerned with ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation mainly. अब दूसरा, nephridia are tubular excretory structure of earthworm and other annelid. Nephridia help to remove nitrogenous waste, that is excretion, and maintain fluid ionic balance म्हणजे osmoregulation. मालपिगियन ट्यूब्यूल, अब ये तीसरा स्ट्रक्चर है, आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। मालपिगियन ट्यूब्यूल अगेन हेल्प इन रिमूविंग द नाइट्रोजिनस वेस्ट, दैट इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। और एक छूट गया था, एंटेनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन। अब हमारी अंडरलाइंस। तो सर पहले तो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स ऑफ प्लाटीहेलमिंथिस ओनली ऑस्मोरेगुलेशन, नेफ्रिडिया इन अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स excretion as well as osmoregulation, Malpighian tubules in insects excretion and osmoregulation, and antennal glands or green glands in क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन। ये नीट में पूछते मैच द पेयर में। अब अगले लेक्चर में मैं बात करूँगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसकी। थैंक यू।